Hello and good morning everyone. I welcome you all at Divorce IS. I hope everyone is doing well. So today is 17 February 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो फ्रंट पेज में ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. नेक्स्ट मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ. तो यहाँ पर हमारा पहला आर्टिकल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन फंडामेंटल रिसर्च टू डेवलप रिलायबल ड्रग्स. अब देखिए यहाँ पर बात चल रही है एक्सपेक्टेशंस आर हाई दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इज क्लोज टू फ्रूटिशन. अब देखिए यहाँ पे बातचीत चल रही है कि जो हमारा यूरोपियन कंट्रीज है और इंडिया है, इनके बीच में क्या हो सकता है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक हो सकता है. बट यहाँ पर बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है कि मतलब कि एक तरीके से खतरे वाली बात, खतरा नहीं कह सकते हैं कि मतलब जिसकी वजह से यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो बोन ऑफ कंटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने हो सकती हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में. जैसे कि आप सभी को पता है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हैं. रिसर्च ये सब करने के बाद यहाँ पर ड्रग्स एंड मेडिसिन को क्या किया जाता है, आपका प्रोड्यूस किया जाता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पर बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, सो यू विल सी दैट EFTA होस्ट सेवरल ऑफ द फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल ऑफ ऑल ड्रग एंड थेरेप्यूटिक एंड अंडरपिन हेल्थ केयर ग्लोबली. तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये जैसे भी मतलब ये प्रोमिनेंट जो मेंबर्स हैं हमारे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशंस के, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और उसमें रिसर्च ये सारी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और उसके बाद यहाँ पे वेरियस जो आपकी मेडिसिन हैं उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका प्रोड्यूस किया जाता है. फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उसमें पेटेंट लेते हैं अपना, है ना. इसमें क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपना रिसर्च किया है, इतनी मेहनत की है, तो उसको फायदा कुछ तो मिलना चाहिए. So patenting or an exclusive monopoly for a fixed number of years to the originators and reciprocal rights by the government to issue direction for compulsory licensing. तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, ये लोग पेटेंट लेते हैं कि कुछ सालों के लिए यहाँ पर हमने पेटेंट लेके रखा है कि सिर्फ वही पर्टिकुलर कंपनी क्या करेगी, इस XYZ मेडिसिन को यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, और इसका जो प्राइस भी होता है, जब पेटेंट मिल जाता है तो उसका प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होता है. ओके, सो ये होता है आपका. इंडिया की अब हम बात करते हैं. इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है. क्यों बूम कर रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर जेनेरिक मेडिसिन से इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. इवन हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं. क्या करते हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं. जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं, लाइक ये जो आपकी मेडिसिन होती हैं, लाइक पर्टिकुलर ABC पर्टिकुलर ने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट किया, है ना. इस कोई भी बीमारी, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ के लिए या फिर कैंसर के लिए उन्होंने यहाँ पर ये मेडिसिन प्रिपेयर की और ये बनाया. अब जेनरिक मेडिसिन क्या होती है कि लाइक हमारे पास कोई पेटेंट नहीं, हमने इसका फॉर्मूला देखा, सारी चीजें देखी और उसी का एक रिप्लिका, है ना, उसको क्या किया, यहाँ पे प्रिपेयर किया. इस पर मतलब हमारी कोई मोनोपोली ऐसी चीजें नहीं होती, हमने इसका लार्ज लेवल पर क्या किया, प्रोडक्शन किया. मतलब हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला क्या था, हमारे पास था और उस फॉर्मूले का हमने यूज करके क्या किया यहाँ पर, मतलब उसमें कोई हमने रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं की है, रिसर्च नहीं किया है, बस हमने डायरेक्टली क्या किया, उससे यहाँ पर उसका केमिकल फॉर्मूला देखा, जो भी चीजें हैं, और हमने मेडिसिन प्रिपेयर कर दी. तो ये आपकी हो गई जेनरिक मेडिसिन. इनका भी जो असर होता है वैसा ही होता है, ये जो वर्क करती है ना वैसा ही वर्क करती है जैसे कि आपकी जो ओरिजिनल हमने यहाँ पर बात की है. तो इस तरीके से इंडिया में जेनरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. इवन इतना ज़्यादा होता है कि हम इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो आज के टाइम पे इंडिया क्या बना हुआ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यहाँ पर ड्रग्स एंड मेडिसिन का हब बना हुआ है. तो यहाँ पर बोन ऑफ कंटेंशन का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो ये इंडिया इतनी सारी जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहा है, सो यहाँ पर बट नाउ न्यू legal innovations such as data exclusively continue to individual themselves for free trade negotiation. तो ये क्या हो सकता है, ये जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहली बात तो इंडिया रिसर्च नहीं कर रहा है मेडिसिन सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, एंड उसके बाद यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा यहाँ पर बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है. सो इस आर्टिकल में
यही कहा जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ कॉपिंग दीज केमिकल फार्मूलाज, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया डायरेक्टली क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, बट हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इसे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। फॉर दैट यहाँ पर हमें ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ, हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छी हो रही है, बट उसके साथ साथ हमें खुद की भी रिसर्च पर फोकस करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। Now the next article is a clear message in the courts no in electoral bonds। अब देखिए फिर से हमने कल ही इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर डिस्कस किया है, आज फिर से ये आर्टिकल है। अब देखिए एडिटोरियल सेक्शन में है तो इस आर्टिकल को डिस्कस करना थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कल जिन लोगों ने इस आर्टिकल को नहीं देखा होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में उन्हें नहीं पता है, आज हम फिर से इसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 15 फरवरी को 2024 को यहाँ पर क्या आता है, जजमेंट आती है, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, इसे यहाँ पर स्ट्राइक डाउन कर दिया है। मतलब कि पूरी तरीके से कहा है कि ये क्या है, आपके जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है उसका बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, वॉल्यूशन कर रहा है, एंड ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। नाउ व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड, पहले हमें ये समझना होगा, उसके बाद फिर किस तरीके से ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन कर रहा है, हम उसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड, सो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, ये एक तरीके का डोनेशन होता है। क्या होता है ये, इट इज अ डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, टू अ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, एनी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें भी क्राइटेरिया है। ओके, सो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को क्या होता है, डोनेशन होता है। अब फॉर एग्जांपल जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था, अगर आपको किसी, ये आपकी एक XYZ पार्टी है, मुझे इसको क्या करना है, डोनेशन देना है, तो मैंने जाके कैश में उनको 1 करोड़ रुपए डोनेशन दे दिया, ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये पता चल गया। लेकिन फिर क्या होता है, इस तरीके से थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, है ना, प्रॉब्लम आने लगी, बहुत ज्यादा चीजें इधर से उधर होने लगी। फिर क्या होता है, फाइनेंस बिल के तहत यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आया जाता है। क्या आता है, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड आता है। इस बॉन्ड में क्या होता है, इस बॉन्ड के आने से जो आपका RBI एक्ट में भी कुछ चेंजेस होते हैं, जो टैक्सेशन वाला जो एक्ट है उसमें भी चेंजेस होते हैं, कंपनी एक्ट है उसमें, मतलब 3-4 जो लॉज है हमारे, उसमें भी क्या होता है, आपका चेंजेस होते हैं, आपको ये समझना होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, आपका एक पेपर होता है। अगर हम बॉन्ड को इशू करने की बात करते हैं तो वो सिर्फ RBI कर सकता है, लेकिन जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आता है उसके बाद से क्या होता है, थोड़े से RBI के कुछ सेक्शंस में भी चेंज किया जाता है, सेक्शन जो उसका 31 है उसमें चेंज किया जाता है। नाउ व्हाट इज दिस इलेक्टोरल बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है, ये आपका हमने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया कि मुझे किसी XYZ पार्टी को क्या करना है, 1 करोड़ रुपीज का डोनेशन देना है। कितने रुपीज का, 1 करोड़ रुपीज का। तो ये बॉन्ड कौन इशू करेगा, एक बैंक है। हमने कौन से बैंक को असाइन किया, SBI को यहाँ पर असाइन किया गया था कि वो क्या करेगी, बॉन्ड को इशू करेगी। और ये यहाँ पर किसके तहत हुआ था, पार्लियामेंट, सॉरी आपकी पार्लियामेंट, आपकी जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि किस बैंक को यहाँ पे अथॉरिटी दी जाए टू इशू दीज बॉन्ड्स। तो यहाँ पे SBI को ये अथॉरिटी दी गई। अब इस बॉन्ड में क्या होगा, 1 करोड़ रुपीस लिख दिया गया और XYZ पार्टी का नाम लिख दिया गया। इस तरीके से पूरा बॉन्ड प्रिपेयर हो गया। मैंने इस बॉन्ड को क्या किया, परचेस किया, और परचेस करके जो भी मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है मैंने उन्हें जाके ये दे दिया। इस बॉन्ड में किस पर्सन ने इसको परचेस किया है उसका ना तो कुछ नाम होगा, ना ही कुछ अता पता, कुछ भी इसमें मेंशन नहीं होगा। तो एक तरीके से क्या है, डोनर की यहाँ पर क्या है, डोनर यहाँ पर एनोनिमस है, मतलब हमें डोनर के बारे में पता ही नहीं है, बस पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या आ रहा है, डोनेशन आ रहा है। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसे विद इन 15 डेज को जो भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का ये हो जाता है कि विद इन 15 डेज आपको ये इलेक्टोरल बॉन्ड उसी बैंक में जाकर क्या करवाना होगा, उसे रिडीम करवाना होगा कि मेरे पास ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसे रिडीम करिए, तभी उनके पास क्या होगा, पार्टी के पास पैसा आएगा। अब इस आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं, अब देखिए इसमें 2-3 चीजें आ जाती हैं। पहली चीज क्या आती है, पहले आप देखेंगे, फाइनेंस बिल ऑफ 2017 एस्टैब्लिश इलेक्टोरल बॉन्ड एज एन इंटरेस्ट फ्री बेयरर प्रोडक्ट्स दैट कैन बी परचेज फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद इन 10 डेज विंडो इन ईच क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के हर एक क्वार्टर में मतलब इसको क्या किया जा सकता है, आपका परचेस किया जा सकता है। ये आपका जनवरी 29, 2018 में क्या होता है, इस बॉन्ड को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट हुआ था। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल 1,000 रुपए, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक का क्या कर सकते हैं, आप परचेस कर सकते हैं। और विद इन 15 डेज पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर क्या करना होगा, रिडीम कराना होगा जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने दिया होगा। एट द टाइम बायर बॉन्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट KYC डिटेल। यहाँ पर जिस उस बैंक के पास तो पूरी डिटेल्स रहेंगी, लेकिन उस बॉन्ड में कुछ भी यहाँ पर जिस पर्सन जो डोनर है उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है। इसमें बट कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जिस भी पार्टी को हम फॉर एग्जांपल XYZ पार्टी को हम इस बॉन्ड को देने जा रहे हैं, सो ये XYZ पार्टी का सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और पूरी 1% यहाँ पर इसमें क्या हो, उसने वोट रिसीव किए हो किसी भी जनरल असेंबली के इलेक्शन में, तभी वो XYZ पार्टी क्या होगी? आपकी एलिजिबल होगी फॉर द बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। ओके, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड द पार्टी वेरीफाइड अकाउंट। इससे क्या होगा फिर? आपकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पार्टी को क्या करती है? एक वेरीफाइड अकाउंट प्रोवाइड करती है जहां पर सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ट्रांजेक्शन यहां पर कंडक्ट किया जाता है और डोनर का नेम यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन क्यों किया? सबसे पहले ये कहा, अब देखिए किस पॉलिटिकल, वी आर वोटर्स, हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं ये हमें पता होता है, लेकिन उस पार्टी के पास यहाँ पर जो डोनेशन है, पैसा कहाँ से आ रहा है, ये जानने का भी हमारे पास राइट है। हमने क्या किया? राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हमने RTI लगाया और हमने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट से कि ये डोनेशन कहाँ से आ रहा है, हमें इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। अब एक तरीके से क्या है, लेकिन उस बॉन्ड में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो ये क्या कर रहा है? आपका जो आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन का जो हमारा राइट है उसको वॉलेट कर रहा है, सबसे पहली बात। सेकंड, ये क्या कर रहा है? राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 है ना। आर्टिकल 14 देखिए, अब इसमें हम एक प्रोविजन है, हमने अभी पढ़ा कि इसका क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में उस पॉलिटिकल पार्टी का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ साथ उसे 1% ऑफ वोट मिलना चाहिए, ठीक है, रिसेंट जनरल असेंबली में। लेकिन यहाँ पर इससे क्या होगा? जो आपकी स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो पीछे रह जाएंगी। तो ये क्या करना? आपका जो इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको वॉलेट करना। तो ये हमारे दो जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं, दो मेजर फंडामेंटल राइट्स हैं, ये उसको वॉलेट कर रहा है। इसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया है। आई होप अब आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। इस आर्टिकल में यही सारी चीजें दी गई हैं जो अभी हमने यहाँ पर बात की है, ठीक है, कि फंडिंग यहाँ पर लिमिट्स है। उसके बाद आप देखेंगे अगेन ना नंबर ऑफ लॉज वर अमेंडेड, यहाँ पे वेरियस जो लॉज हैं, जब ये बॉन्ड आया था तो बहुत सारे लॉज को चेंज किया गया था। कौन कौन सा? RBI एक्ट 1934, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपनीज एक्ट 2013। इसमें सब में क्या किया था? आपका चेंज किया था, है ना। इवन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रिस्पॉन्स के थ्रू हमने ये देखा कि ये जो फंडिंग थी पूरी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, द कोर्ट का यहाँ पे एसेंस था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हैज बीन स्ट्रक डाउन, ऑल अमेंडमेंट्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, फाइनेंस एक्ट, कंपनीज एक्ट, वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 एंड 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और आर्टिकल 14 जैसे कि आर्टिकल 19 किसको रिफर करता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, एंड आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। दीज आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सभी को पता है, और जो कि वॉलेटेड नहीं हो सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने SBI को डायरेक्ट किया है कि जहां से भी ये आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू किया है, जिसके भी सबका पूरा डेटा आप अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। पूरी डिटेल्स जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की यहाँ पे आप इशू करेंगे। इवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय March 6, 2024 तक 6 मार्च, बाय 6 मार्च उन्हें क्या करना है? पूरी यहाँ पे जो डिटेल्स है, फुल डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी है। ओके, सो वी नीड टू नोट दैट टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट, हैव एक्टेड इन अ फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फेवर के एक्ट में, यहाँ पर मतलब कि डेमोक्रेसी के फेवर में उन्होंने एक्ट यहाँ पर किया। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि हम इतना डोनेशन दे रहे हैं, कई बार क्या होता है, जो वेरियस कंपनीज होती हैं, कंपनीज एक्ट में जैसे चेंज हुआ है, वो क्या करते हैं? फंडिंग्स यहाँ पे बहुत ज्यादा दे देती हैं। अब आप फंडिंग दे रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर मोटिव होगा ना कि मैं इस XYZ पार्टी को अगर डोनेशन दे रही हूँ तो मेरा पैसा ऐसे तो ही नहीं है, मुझे उससे भी कुछ फायदा मिलेगा, है ना। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। इसी के चलते यहाँ पर इस दोनों जो इलेक्टोरल बॉन्ड इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अब फर्दर इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट क्या कुछ नए रूल्स लेकर आती है, कुछ चेंजेस करती है, या फिर से आपका इलेक्टोरल बॉन्ड एक लॉ बनकर आता है, नहीं आता है, हमको ये आगे पता चलेगा। ओके, बट आई होप अभी आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ओके, टॉर्पीडोज, रिफ्यूलर्स, एयरक्राफ्ट इन न्यू डील क्लियर्ड बाय DAC। अब यहाँ पर हमारे जो वेरियस एयरक्राफ्ट हैं, रिफ्यूलर हैं, टॉर्पेड्स हैं, इनकी जो डील है वो किसके द्वारा क्लियर की गई है? DAC। DAC क्या है? अगर आप इसके बारे में हम देखें, सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए ये वेरियस डील्स तो होती ही रहती हैं,
ठीक है। अब डीएसी की अगर हम बात करते हैं तो डीएसी क्या है आपका, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब डिफेंस एक्विजिशन इसको बनाने की यहाँ पे क्या जरूरत पड़ गई थी, तो देखिए क्या होता है, जैसे कि डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर में हमें कई बार इमरजेंसी में हमें कुछ जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, जो वेपन्स होते हैं, उन्हें परचेस करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम वेट करें कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इसमें अपना ऑर्डर दें, सारी चीज़ें हो उनसे पूछताछ करें, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और मे बी हमें जिस टाइम पर उस चीज़ की ज़रूरत है हम उसे ना कर पाएं। इसलिए क्या होता है, फॉर्मेशन इसका कब होता है, आफ्टर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेड रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन 2001 पोस्ट कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर के बाद यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है उसे चेंज करना चाहिए, और इसी के चलते हमने क्या किया, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन प्रोक्योरमेंट। तो यहां पर किस वेपन का कैसा प्रोक्योरमेंट करना है, किसके साथ कैसे डील करती है, ये सारा काम किसका हो जाता है, आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का होता है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो इस काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, एंड द मेंबर, इट्स मेंबर इंक्लूड द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ। तो यहाँ पर जो डिफेंस स्टाफ के चीफ्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, वो क्या है इसमें इंक्लूड होंगे। यहाँ पर आपका क्या जाता है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है कि जैसे कि जिस टाइम पर हमें प्रोक्योरमेंट की जरूरत है, नेसेसिटी है, तो उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, ये हमारा साइन होता है, तो ये एक तरीके से अप्रूवल है कि हम पर्टिकुलर XYZ वेपन को क्या करने चाहते हैं, प्रोक्योर करने जा रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज कोचिंग सेंटर्स कांट यूज मिसलीडिंग एड्स, ड्राफ्ट गाइडलाइंस। अब यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक ड्राफ्ट यहाँ पर रिलीज किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो कई बार बहुत ही मिसलीडिंग एड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूपीएससी का एग्जाम्पल लेते हैं, अब एक टॉपर की जो पिक्चर है आप देखिएगा, जो वेरियस आपके कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो 3 से 4 कोचिंग सेंटर्स में, इवन उससे भी ज्यादा कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, वो उनकी फोटोज लगा के रखते हैं। तो क्या उन्होंने सारे कोचिंग सेंटर में कोचिंग की है? नहीं। क्या होता है, उन्होंने किसी एक कोचिंग सेंटर से टेस्ट लिया, किसी में मॉक टेस्ट दिया है, किसी टेस्ट सीरीज ली है, इस तरीके की चीजें, या फिर सब्जेक्ट वाइज उन्होंने कैसा भी किया है। तो अगर वो वहां पर उस कोचिंग सेंटर में गए तो वो क्या कर देते हैं, उस टॉपर का वहां पे फोटो लगा देते हैं और ये कहते हैं कि हाँ ये टॉपर हमारी कोचिंग सेंटर से था। तो इसी के चलते जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने ड्राफ्ट गाइडलाइंस, यहाँ पे जो गाइडलाइंस है उन्होंने ड्राफ्ट किया है, जिससे कि वो जो मिसलीडिंग एड्स हैं इसका यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो कंज्यूमर, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी, ये आपका 2020 में आपका एस्टैब्लिश होता है ऑन द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसके प्रोविजन में हमने इस बॉडी को क्या किया, एस्टैब्लिश किया। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसके कंट्रोल में इसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चलता है। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। सो चीफ कमिश्नर एज अ हेड, ओनली 2 अदर कमिश्नर्स एज मेंबर, one of whom will deal with the matters relating to the goods while other will look into the case relating to the service। तो उसमें आप देखेंगे एक चीफ कमिश्नर होते हैं और 2 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी बॉडी आपकी चलती है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज यूज छाबार पोर्ट इंडिया टेल्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है कि छाबार पोर्ट कहाँ लोकेटेड है, आपका ईरान में है। अभी इसकी हम लोकेशन देखेंगे, पहले हम थोड़ा आर्टिकल को समझते हैं। अब इंडिया यहाँ पर क्या कह रहा है, जितनी भी आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनसे ये कह रहा है कि आप छाबार पोर्ट का यूज करिए, ताकि हम क्या कर सकें, अपना जो एक्सपोर्ट है और जो ट्रेड है उसे यहाँ पर बढ़ा सकें। सो इंडिया हैज अर्ज्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू यूज द पोर्ट ऑफ छाबार लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ ईरान टू इनहेंस कनेक्टिविटी एंड ट्रेड विद इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया के साथ कनेक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि छाबार पोर्ट, अब देखिए ये लोकेशन आप देखिए, ये है छाबार पोर्ट। अब आप सभी को पता है पहले क्या था कि हम इसका अफगानिस्तान से होकर ये सब जाते थे और सेंट्रल एशिया में जाते थे, पाकिस्तान से भी जाते थे। लेकिन इन कंट्रीज के साथ जैसे कि यहाँ पर तालिबान आ चुके हैं और पाकिस्तान के साथ तो आप सभी को पता है कि हमारा रिलेशन कैसे है। सो ये कहा जा रहा है कि ईरान का ये जो छाबार पोर्ट है इसे क्या किया जाए, आपका यूज किया जाए, जिससे कि हम इंडिया में ट्रेड को और सेंट्रल एशिया के साथ यहाँ पर बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सके। ओके, सो आप ग्वादर पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, या ग्वादर पोर्ट किसके द्वारा, यहाँ पर जो आपका चाइना के द्वारा है, इसे यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि वो क्या कर सके, यहाँ से इस कंट्रीज के साथ यहाँ पर कर सके। तो छाबार पोर्ट का यूज करने के लिए इंडिया ने यहाँ पे अर्ज किया। आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
सो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।